नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव। आप सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल पर। इस वीडियो लेक्चर सीरीज पर डिस्कस करेंगे टॉप 500 जीके सीरीज का। ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बताया था, यहाँ पे सारा का सारा जो क्वेश्चन है इंक्लूड रहेगा, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर आपका साइंस हो गया। सारा का सारा सब्जेक्ट इसमें टॉपिक इसमें इंक्लूड रहेगा, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये सेक्शन, ठीक है। और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ नए क्वेश्चन का कलेक्शन लेंगे, जो आने की पॉसिबिलिटी जिसका ज़्यादा होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर देना कि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज इंक्लूड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आइए इसको फिगर के साथ पहले अच्छा से समझ लेते हैं कि ये चीज़ें है क्या। देखिए, आपका हो गया फिगर दिख रहा है आपको, यहाँ हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे हो गया दिल्ली, यहाँ पे हो गया मुंबई, यहाँ पे हो गया चेन्नई, यहाँ पे हो गया कोलकाता। ये चारों का चारों जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। और ये चारों का चारों जो है सिटीज, मेन सिटीज है, मेजर सिटीज है, इनको कनेक्ट करने वाला एक NH है, नेशनल हाईवे है, जिसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आप देख रहे हो इसका शेप भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का है, ठीक है। इसीलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड कहा जाता है। और ये भी NHAI के अंडर कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, आपको पता है, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसका जो काम क्या है, एम क्या है, कब हुआ था ये? 2001 को ये शुरू हुआ था। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट। और आप बोल सकते हो कि ये क्या है, लॉन्गेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया है। लॉन्गेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये 2001 में शुरुआत हुआ था। और कौन सा सिटीज, सबसे जो मेजर सिटीज किसको कनेक्ट करता है, ये हो गया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इसको छोड़कर देखिए बाकी भी है, जैसे जयपुर, इलाहाबाद, कानपुर, अहमदाबाद, पुणे, यहाँ पे हो गया देखिए इधर भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, बेंगलोर, ये सब सिटीज को भी कनेक्ट करता है। लेकिन मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है जिसको कनेक्ट करता है, ये कौन सा हो जाएगा? ये चार हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। देखिए अभी आंसर क्या होगा बताइए, इसमें से कौन सा होगा? दिल्ली तो कनेक्ट है, ये हो जाएगा आपका आंसर। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और जो सूरत, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। बाकी अगर आपको साइड में जो सिटीज है, देखिए ये जो है ये भी है कनेक्शन इसमें, लेकिन जो मेजर जो चार सिटीज है, ये चार आपको फिगर से दिख रहा होगा, याद रखना है। और फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका एम क्या है। ये प्रोवाइड करता है कि फास्टर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसके बीच में? मेजर जो इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चरल साइट्स हो गया या तो कल्चरल साइट हो गया, इनके बीच में क्या फास्टर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ये प्रोवाइड करता है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडिया के लिए। और आपको पता होना चाहिए टोटल 13 स्टेट से ये गुजरता है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड। और ये कोई स्टेट हाईवे या तो अर्बन या तो रूरल से कनेक्ट नहीं होता है, ये ओनली नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिख सकते हो द लेंथीएस्ट, रिटन भी लिख सकते हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, रिटन भी लिखा होता है, द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, पहले आपको बता दो, इंडिया हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़्यादा लंबा वाला है, ज़्यादा बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा होगा? इंडिया का होगा, ठीक है। आपको पता होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था, ये आपको पूछ लेता कभी कभार, आपको ध्यान रखना है। 2 साल, ठीक है, 11 महीने, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, ये हो गया इसका पार्टिकुलर पूरा टाइम, आपको याद रखना है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, ठीक है। जब ये बना था तब का अगर कंडीशन की बात करेंगे, उसमें 395 जो है आर्टिकल थे, ठीक है। फिर आपका हो गया 8 शेड्यूल थे, ठीक है। फिर आपका हो गया 22 पार्ट्स थे, ठीक है। आप बोल सकते हो 395 जो जिसको बोलते हैं अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है। फिर 8 हो गया आपका अनुसूची जिसको बोलते हैं, और 22 हो गया 22 भाग थे, ठीक है। ये थे पहले का कंडीशन। अब का नाउ क्या है, ठीक है। अभी क्या हो गया 448 आर्टिकल हो गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका
12 शेड्यूल्ड हो गया, आपको पता होगा, ठीक है, और उसके साथ 25 पार्ट्स हो गया। इसका आपको ध्यान देना, पहले क्या था अब क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कितना टोटल आर्टिकल है, या तो टोटल शेड्यूल कितना है, टोटल पार्ट्स कितना है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया का। ये बढ़ते जा रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू रूल्स है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, ये सारा चीज़ एक एक चीज़ क्या होता है उसमें ऐड होते जाता है, ठीक है। डिफरेंट बिल पासेस होते हैं इसमें। फिर इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट कौन सा कंट्री से आया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना, ये आया यूएसए से। यूएसए मतलब अमेरिका बोल सकते हो, अमेरिका से आया है आपका जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंसेप्ट आया है। और आप ये भी बोल सकते हो कि ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये हो गया आपका लेंथीएस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा लंबा वाला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, इंडिया। सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। और आपको ध्यान रखना है कौन सा कंट्री का ऑन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे इंडिया का क्या है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन से, वैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं हुआ है, बस जो लॉ है थोड़ा थोड़ा जो अप्लाई होता है उसके हिसाब से चलते जाता है चीजें। तो ऑन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसका है, ब्रिटेन का। इसके साथ साथ और भी कंट्री का है, आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन का भी क्या है ऑन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपको इंडिया में ध्यान रखना है कि ये कब पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को ये पास हो चुका था। और जब से मतलब स्टार्ट हुआ, केम इनटू फोर्स बोल सकते हो, 26 जनवरी 1950 पता होगा आपको, ये डेट काफ़ी अच्छी तरीके से। और इससे रिलेटेड आपको पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी पहले बनाई गई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, उनका हेड कौन थे, BR अम्बेडकर थे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए व्हिच कंट्री हैज नॉन क्वाड्रिलेटरल फ्लैग, बताइए ऐसा कौन सा कंट्री है जिसका जो फ्लैग है नॉन क्वाड्रिलेटरल। अब नॉर्मली पता होगा आपको कि जो भी कंट्री है उसका फ्लैग कुछ इस तरह का होता है, रेशियो चेंज हो सकता है, जैसे इंडिया का क्या है 3:2 रेशियो का आपको पता होगा, ठीक है, फ्लैग का जो रेशियो है। और बाकी इंडिया का जो फ्लैग है इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, किसमें पार्ट 1 में, जीके का पार्ट 1 में देखना, काफ़ी अच्छा से डिस्कस किए थे हर क्वेश्चन इसमें से क्या क्या बन सकता है। और नॉर्मली देखिए जो भी फ्लैग होता है वो नॉर्मली ये साइज का होता है, मतलब क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। बट आपको पूछा है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसका फ्लैग जो है नॉन क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, ठीक है। और पूरा वर्ल्ड में ये एक ही है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जिसका फ्लैग जो है नॉन क्वाड्रिलेटरल शेप का है। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भूटान है, नेपाल है, मोजाम्बिक है, यहाँ पे इंडिया है, 4 है, यहाँ पे इंडिया का तो है ही नहीं, आपको पता होगा, बाकी तीनों से आपको गेस करना है। आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। चलिए आपको फिगर भी दिखा देता हूँ, देखिए ये, और देखिए इंडिकेट भी कर रहा है ये पर्सन की ये, हाँ ये मेरा जो फ्लैग है नेपाल का ही फ्लैग है बोल के इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये नेपाल का फ्लैग है, आपको पता चल गया होगा। देखिए इसका जो शेप कैसा है, देखिए ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल अटैच हुए अपने आप में, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 2 यहाँ पे है फिगर, यहाँ पे हो गया सन, यहाँ पे हो गया मून। नेपाल का फ्लैग कुछ इस तरह का होता है, ऊपर मून होगा, नीचे सन होगा, और ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ये 2 ट्रायंगुलर शेप में होता है अटैच होके, ठीक है। ये हो गया नेपाल का फ्लैग। और आंसर भी वही हो जाएगा आपका, नॉन क्वाड्रिलेटरल फ्लैग किसका है, नेपाल का है। फिर भूटान जो भूटान का जो फ्लैग है इसमें आपको ध्यान रखना है क्या क्वेश्चन आता है, इससे कौन सा कंट्री का फ्लैग है जिसमें ड्रैगन होता है, ड्रैगन मतलब या तो डायनासोर्स बोल सकते हो, ठीक है, डायनासोर्स या तो ड्रैगन का सिंबल होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भूटान हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको और एक चीज ध्यान रखना है कि AK-47 आपको पता है राइफल जो है गन है, ये जो AK-47 का सिंबल है ये कौन सा फ्लैग में होता है, ये वाला जो कंट्री है मोजाम्बिक कंट्री का जो फ्लैग है इसमें AK-47 का सिंबल होता है। कुछ जो स्पेशल फ्लैग है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, और इंडिया का तो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है इसका रेशियो क्या है, बाकी जो कलर्स है वो क्या इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और किससे लिया गया है, पहले जो चरखा का सिंबल था वो कब रिप्लेस हुआ किसमें, जो अभी है क्या अशोक चक्र में कब रिप्लेस हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ पार्ट 1 में, आप जाके देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से। इसका आंसर हो जाएगा क्या, नेपाल। चलिए आते हैं नेक्स्ट। हु वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बोल सकते हो रेलवे एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। 3 युद्ध हुआ था पानीपत का, आपको पता होगा, तीनों युद्ध के बारे में आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, डेट के साथ और किसके किसके बीच में हुआ था और उसमें जीता था कौन, ठीक है, ये सारा का सारा चीज आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है कि
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था उसमें किसको हारना पड़ा था, कौन डिफीट हुआ था, ठीक है। पहले आपको बता दूं तीनों का डेट क्या था। पहला था 1526 1526 में एक हुआ था, फिर हो गया आपका 1556 1556 में हुआ था, फिर हुआ था आपका 1761। ये हो गया फर्स्ट पानीपत का युद्ध, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। तीनों का आपको डेट के साथ आपको याद रखना है। कंट्री बोल रहा हूँ, जो भी युद्ध हुआ था जो भी किंगडम के बीच में, उसको भी आपको याद रखना है। रूलर के साथ भी आपको याद रखना है। देखिए फर्स्ट में 1526 में यहाँ पे युद्ध हुआ था किसके बीच में, जो बाबर है, मुगल एम्पायर बाबर एंड दिल्ली सुल्तान, ठीक है। दिल्ली सुल्तान कौन थे, दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोधी, ठीक है। ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था पहला 1526 में जो हुआ था। इसमें विन कौन हुआ था, बाबर आपको जीते थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आएंगे 1526 में वही मुगल एम्पायर जो है अकबर थे मुगल एम्पायर, और इनका युद्ध हुआ था किसके साथ, हेमू के साथ, ठीक है। हेमू आपको नाम ध्यान रखना है। और ये दोनों में भी जीते थे कौन, मुगल एम्पायर ही जीते थे, अकबर ही जीते थे। फिर आपको पता होना चाहिए 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था आपका जो अफगान फोर्स है, ठीक है, अफगान फोर्स है। और इसमें आपको नाम आ जाएगा अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। ये हो गया आपका नाम हो जाएगा। अफगान फोर्स वर्सेस किसके साथ हुआ था, मराठा जो थे, मराठा एम्पायर के साथ हुआ था ये, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका, रिवाइज कर दे रहा हूँ, बाबर एंड क्या दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी। और सेकंड जो हुआ था पानीपत अकबर एंड हेमू के बीच में हुआ था। इसमें देखिए बाबर जीते थे, इसमें अकबर जीते थे। इसमें भी क्या हुआ था, जो अफगान फोर्स जो फर्स्ट वाला है अफगान फोर्स यही विन हुए थे, मतलब अहमद शाह अली जीते थे यहाँ पे, ठीक है। तीनों का तीनों आपको याद रखना है 1526 से लेकर 1761 तक। यहाँ पे देखिए पहला जो बैटल हुआ था पानीपत का, उसमें डिफीट कौन हुआ था आपको ध्यान रखना है, इब्राहिम लोदी जो है वो हार गए थे, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं नंबर 5। देखिए हाउ मेनी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट इन टंग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अच्छा से फिगर भी है, आप समझ सकते हो, मैं समझा दूंगा थोड़ा सा। पहले जो बेसिक है थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए सपोज मान लीजिए कि बना दिया, यहाँ मैं टंग बना दिया, थोड़ा फिगर ठीक नहीं है, बस ध्यान देना। ये वाला जो पर्सन है, टंग का जो टिप वाला पर्सन है, यहाँ पे क्या होता है, कौन सा जो टेस्ट फील होता है, यहाँ पे होता है स्वीट फील होता है आपको, जो मीठा आप खाते हो यहाँ पे फील होता है। फिर देखिए ये साइड वाला जो रीजन है, यहाँ पे दोनों साइड जो है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे क्या फील होता है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सार मतलब खट्टा फील होता है, जब भी खट्टा खाते हो यहाँ पे टेस्ट बर्ड कनेक्ट होते हैं। फिर आपका ये वाला जो रीजन हो गया आपका, इस पीछे तरह का रीजन हो गया, यहाँ पे बीटर फील होता है, तीखा जिसको बोलते हो, ठीक है, तीखा बोल रहा हूँ, कड़वा जिसको बोलते हो, ठीक है, बीटर फील होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका ये वाला जो पर्सन हो गया, थोड़ा सा ये वाला पर्सन जो हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो फील होता है सल्ट फील होता है, सल्टी, आप कुछ सल्टी टाइप का चीज़ खाते हो, सल्टी फील होता है यहाँ पे ऐसे टेस्ट रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। तो आपको पूछा कि टेस्ट बर्ड्स क्या है। देखिए मान लीजिए कि ये सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए ये टंग का सरफेस है, और यहाँ पे आपको पता होगा कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, कांटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पोर्ट्स बोल सकते हो, या तो क्या थोड़े छोटे छेद आपको दिखाई देते हैं। आप देखोगे तो थोड़ा अच्छा से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, कांटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ से क्या होते हैं, ऐसे टेस्ट बर्ड्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। हर एक जो कांटे लाइक स्ट्रक्चर है उसमें से कुछ ऐसे टेस्ट बर्ड्स कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे होता है टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होता है। और जब भी आप कुछ खाते हो यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा फैल जाता है टंग में, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है, ये इसके थ्रू आ जाता है, और यहाँ पे टेस्ट बर्ड होता है, इसके थ्रू आपको क्या होता है, ये किस में कनेक्ट होता है, नर्व में कनेक्ट होता है, ठीक है। फिर नर्व के बाद ये कहाँ पे कनेक्ट होता है, ब्रेन में कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके थ्रू आपको पता चलता है कि जो टेस्ट है वो खाना का वो क्या है, ठीक है, चाहे वो मीठा हो खट्टा हो कुछ भी आपको पता चलता है। और यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या है, ये कितना होता है, क्वेश्चन यही पूछा कि टेस्ट बर्ड का जो नंबर है वो कितना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, टेस्ट बर्ड लगभग 8000 से 10000 होते हैं, ठीक है, कितना होता है 8000 से 10000 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं किसमें, टोंग में। जैसे आपको यहाँ पे देख रहे हो फिगर के साथ समझो इसको, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा टोंग है, देखिए। फिर यहाँ पे देखिए छोटा छोटा जो पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, देखिए पेपिली,
ठीक है, इसको पेपिली कहा जाता है। फिर देखिए इसको अगर जूम करूंगा, यहाँ पे जूम हुआ है ये जूम करने से यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। देखिए फिर टेस्ट बर्ड को यहाँ पे जूम किया हुआ है, देखिए अच्छा समझ सकते हो। टेस्ट बर्ड में फिर क्या प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पे सेंसरी नर्व प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे सेंसरी नर्व है जो ब्रेन से कनेक्ट करता है। फिर टेस्ट पोर हो गया, टेस्ट सेल हो गया, ठीक है, और टेस्ट हेयर हो गया। ये सारा का सारा कुछ इंक्लूड है इसमें। बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो टेस्ट बर्ड्स है ये कितना प्रेजेंट होता है, 8 से 10,000। इसका आंसर हो जाएगा 10,000। इसका काम क्या है, टेस्ट फिल कराना, सीधा सीधा बोल सकते हो। टेस्ट फिल कराने का काम किसका है, टेस्ट बर्ड का है। और जो सिंपल चीज आपको पता होना चाहिए, जो टंग है क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है और क्या मसल से बना हुआ, इसीलिए मस्कुलर ऑर्गन कहेंगे इसको। फिर देखिए आपको और एक चीज ध्यान रखना है, जो फीमेल है, फीमेल में जो टेस्ट बर्ड्स है वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, किसमें टेस्ट बर्ड ज्यादा होते हैं, फीमेल में। और बताओ टेस्ट फिल सबसे ज्यादा कौन कर पाएगा, अगर टेस्ट बर्ड किसमें ज्यादा है, फीमेल में, तो टेस्ट भी कौन ज्यादा फिल कर पाएगा, फीमेल ही कर पाएगा। चलिए आता है क्वेश्चन नंबर 6। इससे तो एक क्वेश्चन कभी ना कभी आता है एग्जाम में इकोनॉमी से रिलेटेड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। देखिए डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे ले लेता हूँ और इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे इधर ले लेता हूँ। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है क्या। सीधा सीधा आप ऐसे समझ सकते हो, मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा। ये नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, ये ट्रांसफर नहीं होता है और ये ट्रांसफरेबल है, मतलब ट्रांसफर हो सकता है। कैसे, समझिए पहले एक एग्जांपल से। जैसे आप कोई पर्सन हो, ठीक है, आपका जो इनकम है, आपका जो सैलरी आता है, ठीक है, आपका जो सैलरी आता है, जो सैलरी से क्या होता है, टैक्स डिडक्ट होता है। आपको पता है टैक्स जो है वो लेता है गवर्नमेंट आपको सैलरी से। ठीक है, वो हो गया क्या, इनकम टैक्स। और ये जो टैक्स है किसके ऊपर चार्ज हुआ, आपके ऊपर चार्ज हुआ। और मतलब चार्ज होने वाला पर्सन और देने वाला पर्सन, और टैक्स दिया कौन, आप ही दिए। सपोज आप कहीं पे इनकम कर रहे हो तो चार्ज किसके ऊपर हुआ, आपके ऊपर हुआ। आप टैक्स दिया कौन, आप ही दिए। मतलब चार्ज होने वाला व्यक्ति और जो देने वाला व्यक्ति अगर सेम होता है तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। ये किसके ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो इनकम टैक्स है आपके जो भाई है वो दे दे, या तो आपके दोस्त आपको दे दे, या आपका दोस्त का जो इनकम टैक्स है आप दे दो। ऐसा हो नहीं सकता, आपको ये पता है। और जैसे कि मैं बताया, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये ट्रांसफरेबल है, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर को देना पड़ता है। जैसे कोई प्रोडक्ट आप खरीदे, ठीक है, 25 रुपया कुछ भी हो, प्रोडक्ट एक खरीदे, उसमें तो टैक्स होगा ही होगा। ठीक है, फिर आप जो प्रोडक्ट खरीदे, ऐसा तो नहीं कि आप जो टैक्स है डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हो। ठीक है, जो रिटेलर है, आप जिससे खरीदे ये प्रोडक्ट, जो रिटेलर है या तो होलसेलर है, आप उसको दोगे टैक्स। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ गवर्नमेंट से, उसको ट्रांसफर हुआ था, उससे आपको ट्रांसफर हुआ। तो इनडायरेक्टली आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। आप कंज्यूमर हो तो आप टैक्स दोगे, लेकिन ये डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को नहीं दोगे, इनडायरेक्टली जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इनडायरेक्ट टैक्स सारा का सारा। और ये जो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स जो होगा नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है, इसमें आपको बता दूं कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स। आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे आप याद रख सकते हो। देखिए डायरेक्ट टैक्स में आपको यहाँ पर डिवाइड कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आपको ये ट्रिक याद रखना है। देखिए wipro.co.in, देखिए इसका ये वेबसाइट का कोई रिलेशन नहीं है टैक्स के साथ, बस आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपको याद रखना है क्या, एक्सक्यूज मी। ठीक है, EXCUSE यहाँ पे आपको चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ कि ओई फॉर क्या, ओई यहाँ पे डिवाइड कर देना, ओई फॉर वेल्थ टैक्स। ठीक है, ये आ जाएगा वेल्थ टैक्स। यहाँ पे प्रो फॉर क्या, प्रॉपर्टी टैक्स। फिर को फॉर क्या, कॉर्पोरेशन टैक्स। और इन फॉर क्या, इनकम टैक्स। ये सारा का सारा किसमें आएगा, डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, आपको याद रखना है। ठीक है, और इनकम टैक्स होता क्या है, जैसे आपका इनकम में ये चार्ज होता है, आप जितना भी सैलरी कमा रहे हो उसमें ये टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स कोई पर्सनल पर्सनल होता है, ये पर्सनल पर्सन के ऊपर लगेगा। कॉर्पोरेशन टैक्स है क्या, ये पर्टिकुलर कोई कंपनी के ऊपर चार्ज होगा। जैसे हो गया कोई भी कंपनी ले लो तो कंपनी का क्या होगा, अकाउंट होगा। इसमें कितना मेंबर है क्या, ये फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का क्या होगा, अपना अकाउंट होगा। और ये जो चार्ज होगा कॉर्पोरेशन टैक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर, कंपनी के ऊपर चार्ज होगा, तो इसको देगा कौन, कंपनी से अकाउंट जो है उससे ही डिडक्ट होगा, ये टैक्स कटेगा। ठीक है, तो इसमें आएगा कॉर्पोरेशन टैक्स, डायरेक्टली कंपनी उसको दे रहा है। और यहाँ पे इनकम टैक्स में डायरेक्ट जो पर्सन है जिसके ऊपर लगा है वो दे रहा है। फिर वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ जिसका है, जो भी एसेट
एसेट्स है, चाहे बिल्डिंग हो गया, चाहे गोल्ड हो गया, जिसका है वही देगा। तो ये सारा का सारा हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में देखिए एक्सक्यूज मी, काफी अच्छा ट्रिक है, याद रख सकते हो। देखिए EX, इसमें क्या हो जाएगा, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। फिर CU में आपका आ जाएगा क्या, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, SE में आपका आ जाएगा सर्विस टैक्स, ठीक है। फिर आपका देखिए M में क्या हो जाएगा, ME अलग अलग कर देना है इसको। M पर हो जाएगा आपका मार्केट टैक्स, या तो इसको वेट भी बोलते हैं, याद रखना वेट भी बोलते हैं। फिर आपका E पर हो जाएगा एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। ये सारे देखिए क्या है, एक्साइज ड्यूटी कहाँ पे लगता है, एक्साइज ड्यूटी तब लगता है जब कोई भी चीज इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, कंपनी में कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होता है उसके अंदर ये लगता है एक्साइज ड्यूटी। कस्टम क्या है, कस्टम ड्यूटी वही होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, मतलब कुछ चीजें जो है बाहर इंडिया से बाहर जाएगा या तो बाहर से अंदर आएगा, इंडिया इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा, उसमें लगता है एक्साइज ड्यूटी, सॉरी कस्टम ड्यूटी। फिर हो गया आपका ऐसे सर्विस टैक्स क्या होता है, सर्विस पर जैसे आप कहीं पे रेस्टोरेंट जा रहे हो, होटल जा रहे हो, ठीक है, वहां पे जो सर्विस देते हैं उसके लिए वो टैक्स लगाते हैं, वही हो गया सर्विस टैक्स। मार्केट टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी गुड्स के ऊपर लगता है, कोई भी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, ठीक है। और एंटरटेनमेंट टैक्स आपको पता होगा, एंटरटेनमेंट मतलब क्या, आप एंजॉय करते हो कहाँ पे, जैसे थिएटर हो गया, चलिए वाटर पार्क हो गया, ऐसे कोई भी जो जगह है जहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है वहाँ पे जो टैक्स लगता है वो इंक्लूड होगा एंटरटेनमेंट टैक्स। और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हो, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, बताइए। कॉर्पोरेशन टैक्स जो होगा कंपनी में लगेगा, डायरेक्ट टैक्स होगा, ये इनकम भी डायरेक्ट टैक्स होगा, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट होगा, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। और आपको भी पता है कि ये जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स है ये इंक्लूड हो गया है किसमें, अभी GST में। GST का मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब जो भी प्रोडक्ट होते हैं, सर्विस मतलब जो सेवा होते हैं, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा जो इनडायरेक्ट टैक्स जितना भी था यहाँ पे सारा का सारा इंक्लूड हो चुका है GST में। और ये कब से लागू हुआ आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट 1 जुलाई 2017, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को ये शुरुआत हुआ, इसीलिए 1 जुलाई जो है उसको GST डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ये ब्रिक्स क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं अच्छा से। देखिए फिगर के साथ इसको भी समझ, ये देखिए ब्रिक्स मतलब क्या, एक मिनट, ये 5 कंट्री का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखिए बी फॉर क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, आर फॉर क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, आई फॉर क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, सी फॉर क्या हो जाएगा, चाइना, एस पर साउथ अफ्रीका। ये 5 जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जिसका डेवलपिंग कंट्रीज है, इनका ये कॉम्बिनेशन है ब्रिक्स। और ये 5 कंट्री मिलकर एक बैंक बनाए हैं, ठीक है, जो उनका हेल्प करता है क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स से ही बना हुआ है, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, ब्रिक्स ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके आता है कि हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाइना में है। चाइना का कहाँ पे है, तो संघाई, ठीक है, संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। चाहे NDB का पूछे तो आपको ब्रिक्स का पूछे, दोनों का सेम ही होने वाला है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये जो बैंक का काम क्या है, जो लोन या तो ग्रांट प्रोवाइड करना, जो भी कंट्रीज है उनको प्रोवाइड करना लोन या ग्रांट, इसका काम हो गया। फिर आपका देखिए, फिर इसका समिट के बारे में आते हैं। जो 11th समिट इसका हुआ था, या तो 11th मीटिंग जो हुआ था किसका, ब्रिक्स का, 2019 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये ब्राजील में हुआ था, ठीक है। वैसे जो 12th वाला, ये इंपॉर्टेंट है, 12th वाला 2020 को होगा। और ये कहाँ पे होगा आपको याद रखना है, रसिया में होगा, ठीक है, रसिया में यहाँ पे होगा, रूसिया होस्ट करेगा इसको, रसिया में होगा 12th समिट ऑफ ब्रिक्स। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ब्रिक्स जो था पहले ब्रिक था, ठीक है। और ये जो ए से बाद में ये इंक्लूड हुआ है, मतलब साउथ अफ्रीका जो है बाद में इसमें इंक्लूड हुआ है। और ये कब इंक्लूड हुआ है आपको ध्यान देना है, 2010 को साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड हुआ है। 2006 को ये बना था, ठीक है, ब्रिक्स। और 2010 को साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड हुआ, ब्रिक में हो गया, तो ब्रिक्स हो गया ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा मेंबर नहीं है, ब्राजील तो है, रसिया है, चाइना है, इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं होगा, ठीक है। यही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखिए, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज 104 फ़ारेनहाइट देन फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इससे आपको कभी कभार क्वेश्चन बनता है, और बहुत तरीके से बन सकता है। देखिए जैसे आपको पता है कि जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन होता है, उसको छोड़ के भी
सेल्सियस एक यूनिट होता है इसका, फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट होता है। आपको किसी का भी कन्वर्जन पूछ सकता है, मतलब केल्विन में दे दिया बताओ फ़ारेनहाइट में क्या होगा, या तो फ़ारेनहाइट में दे दिया बताओ सेल्सियस में क्या होगा, या तो सेल्सियस में दे दिया बताओ केल्विन में क्या होगा। कुछ भी टेम्परेचर है उसका कन्वर्जन आपको पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि 104 फ़ारेनहाइट है और आपको बताना है कि सेल्सियस में कितना है, ठीक है। तो इसका तो याद तो नहीं कर सकते हर एक चीज़, आपको फॉर्मूला के थ्रू इसको समझना है थोड़ा, और फिर जो भी क्वेश्चन आएगा आपको आप उसे सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। चलिए आप पहले समझ लीजिए कि रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन क्या क्या हो गया आपका, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और सेल्सियस हो गया। इन तीनों का रिलेशन क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए अगर आपको कोई चीज़ जो टेम्परेचर है सेल्सियस में दिया है, आपको क्या करना, ओनली 273 उसमें प्लस करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, केल्विन मिल जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ आपको सेल्सियस में दिया है तो आपको क्या करना है, के से आपको माइनस करना है 273, तो वही सेम चीज़ें यहाँ से समझ सकते हो। अगर सी को इधर रखोगे तो 273 माइनस होगा, ठीक है। वही मैथ का फंडा है जो। फिर आपको किसी चीज़ को दिया है सेल्सियस में, आपको फ़ारेनहाइट में पूछा है तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है 9/5 इंटू सी, या तो 9/5 सी प्लस 32। यह आपको आराम से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको सेल्सियस केल्विन में निकालना है तो सेल्सियस में क्या करना है, प्लस 273 करना है। अगर आपको सेल्सियस में चाहिए जो केल्विन है उसमें माइनस 273 करना है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में चाहिए तो 9/5 से प्लस 32, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखिए इसको करते हैं, जो क्वेश्चन था आपका 104 क्या है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है। आपको सेल्सियस में पूछा है तो कौन सा फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस से कौन सा देखिए फॉर्मूला रिलेट करता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस से ये वाला फॉर्मूला रिलेट करता है, ठीक है। ऐसे समझिए इसको। फ़ारेनहाइट में देखिए इसको 1 मिनट में इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए फ़ारेनहाइट के अंदर क्या होगा, 9/5 सी प्लस 32, ये वाला फॉर्मूला हो गया। आपको फ़ारेनहाइट वाला वैल्यू पता है, यहाँ पे हो जाएगा 104 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये 32 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 104 माइनस 32, यहाँ पे हो गया 9/5 सी, सही। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 72 इज इक्वल टू 9/5 सी, ठीक है। फिर सी इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 72 इंटू 5/9 हो जाएगा। जब 9/5 चेंज होगा तो इज इक्वल टू सी यहाँ पे कट जाएगा, 9 8 जा 8 5 जा कितना हो गया आपका 40 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला सर आपको याद रखना है। सपोज आपको दे दिया कि चलो 30 डिग्री क्या है, सेल्सियस है, इसको क्या करना है, केल्विन में करना है। तो आपको पता है केल्विन का फॉर्मूला क्या है, केल्विन में करने के लिए क्या है, C प्लस 273, ठीक है। मतलब C कितना है, 30 है, प्लस 273 कर दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 303 डिग्री 303 केल्विन हो गया। ये केल्विन में आपको पता चल गया, ठीक है। वैसे ही देखिए, और आपको पता होना चाहिए जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है आपको 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आपका कितना होता है 98.6 जो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर आपको पता होना चाहिए 310 जो होता है केल्विन होता है। ये होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये सेल्सियस में, ये फ़ारेनहाइट में और ये केल्विन में, ठीक है। और आप देख सकते हो थर्मोमीटर जो यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको पता ही होगा। अभी तो चलो आ गया जो इलेक्ट्रिकल वाला आ गया, रीडिंग दिखाता है। ये जो पुराना वाला है इसमें देखिए सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट में आपको जो नॉर्मल है कितना है 37, ये हो गया आपका नॉर्मल। और आपका यहाँ पे कितना हो गया 98, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कुछ, ठीक है। और यहाँ से बढ़ता है टेम्परेचर, जो आपको क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार होता है, तो ये जो टेम्परेचर बढ़ता है जो डॉक्टर आपको चेक करते हैं। और इसमें कौन सा जो यूज़ किया जाता है मेटल आपको पता होना चाहिए, मर्क्यूरी का यूज़ किया जाता है इंडिकेशन के लिए, आपको ध्यान रखना है ये भी। टेम्परेचर से और एक चीज़ आपको बता दूं, कभी कभार ये पूछता है कि कितना डिग्री सेल्सियस में जो फ़ारेनहाइट स्केल है और क्या है जो सेल्सियस स्केल है, दोनों का रीडिंग सेम होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है -40 डिग्री सेल्सियस में, इसको आप चेक भी कर सकते हो। -40 डिग्री सेल्सियस को इसमें पुट करो सेल्सियस की जगह, तो देखना आंसर भी क्या आएगा, -40 डिग्री आएगा। मतलब क्या, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम है किसमें, -40 डिग्री सेल्सियस में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। द एबिलिटी ऑफ एन OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना, टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड डैश। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका काम क्या है कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन कर पा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग, ठीक है, क्योंकि मल्टीटास्क करेगा। जिससे आप नॉर्मल समझ सकते हो, एंड्रॉयड मोबाइल समझ सकते हो,
या तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर है उसको समझ सकते हो। एंड्रॉयड में क्या होता है, आप देखते हो कि क्या होता है, आप यूट्यूब खोल दिए, उसके साथ साथ क्या कर दिए, गूगल खोल दिए, उसके साथ साथ कुछ काम कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, किसी में व्हाट्सएप चला रहे हो, ठीक है, ये सब काम क्या होता है एक साथ हो जाता है, बैकअप में स्टोर होता है। आप पता होगा पीसी में इस सारा काम हो जाते हैं। इसमें तो चलो अभी भी आ गया कुछ जो मोबाइल है फैसिलिटीज आ गया, दोनों काम पहले जो होता था वो नहीं होता था पुराना सेट में। और पीसी में भी देखो आप जैसे गूगल खोल दिया, किसके ऊपर यूट्यूब खोल दिया, आप वर्ड में जो टाइपिंग कर रहे हो, 2-3 काम एक साथ हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग कहेंगे उसको, ठीक है। फिर देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं भी इसको। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पे जो सीपीयू जो क्या है को उसको लिमिटेड टाइम दिया जाता है, लिमिटेड टाइम यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके अंदर अंदर ये क्या करता है अपना जो फंक्शन है या तो एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है ये क्या होता है काम करता है इसमें। फिर रियल टाइम है सबसे जो क्विक रेस्पॉन्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, काफ़ी क्या होता है फास्ट होता है ये। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे भी क्या होता है जो जैसे 1-2 करके 2 या 3 टास्क से एक टास्क कंप्लीट होने के बाद ये नेक्स्ट में जंप करता है, फिर नेक्स्ट में जंप करता है, ये तरीका हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग का, और ये मल्टीटास्किंग इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया पासेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहले आपको 3 मेजर जो लेटीट्यूड लाइन है उसके बारे में समझना है। लेटीट्यूड लाइन क्या होता है, देखिए ग्लोब में 2 तरह की लाइन होते हैं, जैसे कुछ लाइन ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक है, मतलब वर्टिकली जाता है, ठीक है, ये हो गया लेटीट्यूड लाइन, और कुछ लाइन ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो हो गया क्या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मेजर लेटीट्यूड लाइन 3 होता है, जो यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी है। एक हो गया आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितना डिग्री में होता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। फिर हो गया आपका इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री में। फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन जो होता है ये 23.5 साउथ में होता है, इसको कर्क रेखा या तो इसको मकर रेखा कहा जाता है, ये तो हो गया आपका इक्वेटर। फिर आपको ऊपर होता है ये 66.5 में होता है, अंटार्कटिक सर्किल होता है, और 66.5 जो नॉर्थ में ये होता है आर्कटिक सर्किल, और ये आपको पता है नॉर्थ पोल है, ये आपको पता होगा साउथ पोल है। और ये जो है 3 मेजर लेटीट्यूड लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है, एक हो गया कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका जो इक्वेटर है, ठीक है। आपको ये पूछा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, मतलब कर्क रेखा जो है इंडिया में कितना स्टेट से होते हुए ये गुजरता है, ठीक है। इंडिया का लोकेशन आपको अगर पूरा ग्लोब में दे दूं, यहाँ पे कुछ इस तरह का है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे अगर पूछे, देखिए ये हो गया ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे कहाँ पे है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है इंडिया, और इसके थ्रू डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ पे है, ईस्ट हेमिस्फीयर में। तो ये बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में जो है ये लोकेशन हो जाएगा इंडिया का। और इसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा स्टेट से होते हुए गुजरता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे हुए इसके होते हुए गुजरता है, ठीक है। आपको देखिए फिगर के साथ समझ लीजिए अच्छा से। ये हो गया आपका इंडिया का मैप, और देखिए यहाँ पे लाइन देख रहे हो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5, यहाँ पे देखिए 24 है, 24 है, ये वाला जो पर्सन हो गया ये 24 हो गया, ये 23.5 हो गया, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 20 है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए कहाँ पे है, ये गुजरात है फर्स्ट, फिर देखिए कहाँ पे यहाँ पे नंबर 2 जो है यहाँ पे ऊपर है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का है, राजस्थान से थोड़ा सा ये गुजरता है, ठीक है। फिर आपका हो गया मध्य प्रदेश नंबर 3, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, ठीक है। फिर नंबर 5 में देखिए क्या है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ गया नंबर 6 में। नंबर 5 में ये वाला हो गया आपका झारखंड हो गया, ठीक है। फिर आपका ये हो गया देखिए यहाँ पे नंबर 7 और 8 ये हो गया त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, ये दोनों स्टेट से गुजरता है। तो आपको याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा स्टेट से होते हुए गुजरता है। देखिए आपको छोटा सा ट्रिक बता दूं, JCB GRM MITI, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। JCB गरम मिट्टी, ठीक है, JCB आपको गाड़ी पता होगा, ये क्या करता है, मिट्टी निकालने का काम करता है, उससे याद रख सकते हो JCB गरम मिट्टी, ठीक है। J फॉर देखिए, J फॉर क्या आ जाएगा, J फॉर आ जाएगा झारखंड। C फॉर क्या, छत्तीसगढ़। V फॉर बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पे बंगाल लिख दिया हूँ मैं, वेस्ट बंगाल या तो बंगाल पढ़ सकते हो। फिर G फॉर क्या हो जाएगा आपका, G फॉर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। R फॉर राजस्थान हो जाएगा। M फॉर हो जाएगा MP, आपको ध्यान रखना है M फॉर MP, 2 M है यहाँ पे, ये M फॉर MP हो जाएगा। फिर यहाँ पे MI मतलब आपका हो जाएगा मिजोरम, फिर TI मतलब यहाँ पे हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। याद होना चाहिए झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये जो है कितना
टोटल भी आपको याद रखना है, टोटल 8 स्टेट्स से होते हुए गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये आपका हो गया ट्रिक, आप याद रख सकते हो, इसमें से क्वेश्चन बनता है। आपको आंसर तो मैं बता दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश होगा। बाकी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से नहीं जाता है ये लाइन, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल में जरूर कर देना। और ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया में हमेशा फोकस करते रहिए हमारा इंडिया के लिए। नमस्कार एंड जय हिंद।